गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको छत्तीसगढ़ की खबरों का अपडेट मिलेगा, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज छत्तीसगढ़ की महतारियों को मिलेगी सौगात, जारी होगी महतारी वंदन योजना की राशि। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपए। एक्शन मोड में सीएम विष्णुदेव साय आज दोपहर 12 बजे शिक्षा विभाग की लेंगे बैठक। बृजमोहन अग्रवाल दे चुके हैं शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा। रायपुर में आज कांग्रेस की चौथी बैठक। दुर्ग और राजनांदगांव सीट पर होगा मंथन, चुनाव में हार की करेंगे समीक्षा। रायपुर में कॉलेज छात्र की हत्या मामले में नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले एटीएम पिन नहीं बताने पर पटक कर किया था मर्डर। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू। नए कानून में पुराने 5 प्रावधान रद्द, 23 प्रावधान बदले गए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। शिक्षा विभाग की बैठक लेने वाले हैं आज सीएम विष्णुदेव साय। सीएम निवास में दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और अब शिक्षा विभाग की अहम बैठक आज 12 बजे शुरू होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय ये बैठक सीएम निवास में लेने वाले हैं और शिक्षा विभाग का प्रभार किसे दिया जाए, इस पर इस बैठक में मंथन होगा। सीएम निवास में दोपहर 12 बजे ये बैठक रखी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ये बैठक लेने वाले हैं, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो विभागीय मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग के कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और अब आज बता दें कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आज खुशखबरी वाला दिन है, चूंकि आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जारी होने वाली है। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को राशि मिलने वाली है। 1,000 रुपए आज महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आज खुशखबरी है। आज महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त चूंकि जारी होने वाली है और 70 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जिनके खाते में ये राशि ट्रांसफर होगी और हर महीने की तरह इस महीने भी 1,000 रुपए ट्रांसफर होंगे महिलाओं के खाते में। और कांग्रेस लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है और इसी के चलते आज चौथी समीक्षा बैठक है। दुर्ग और राजनांदगांव सीट पर इस बैठक में मंथन होगा। हरीश चौधरी और सह प्रभारी विजय जागीर ये बैठक लेने वाले हैं। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग की बैठकें हो चुकी हैं और तीनों बैठक में भीतरघात की शिकायतें सामने आई हैं। संभवतः इस बैठक में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। प्रत्याशियों से भी 1-to-1 चर्चा की जाती है बैठक में और आज दुर्ग और राजनांद सीट पर मंथन होगा। हार के कारणों की जानकारी इस बैठक में ली जाएगी, प्रत्याशियों से चर्चा की जाएगी और जाना जाएगा कि हार का प्रमुख कारण है वो क्या रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्टार, आज दुर्ग और राजनांदगांव की समीक्षा की जाएगी, हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। कांग्रेस बैक टू बैक बैठकें कर रही है, लेकिन भीतरघात की जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही हैं, तो संभवतः इस बैठक में भी ऐसा ही कुछ मसला होगा। देखिए, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जब जो शुक्रवार को रायपुर पहुंची थी और सबसे पहली बैठक उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ली थी राजीव भवन में,
तो उसी बैठक में जमकर हंगामे हुए थे। हंगामे इस सेंस में कि लोगों ने अपनी जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। कुछ अपने ही साथियों पर साथ न देने का आरोप भी लगाया था। साथ ही साथ ये भी बात सामने आई थी कि बड़े जो पुराने जो चेहरे हैं कांग्रेस के, कर्मठ जो नेता हैं, लीडर हैं, उनकी अनदेखी की गई है। और वो भी इस प्रकार की बातें सामने उसी बैठक में निकल कर आ गई थी। और इसी तरीके से फिर लगातार बिलासपुर में जो बैठक हुई, कांकेर में बैठक हुई, रायपुर में अलग से जो बैठक हुई थी, वो तीनों चारों बैठकों में इसी तरीके की बातें सामने निकल कर आई है। और चूंकि दुर्ग की बात करें तो दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जा सकती है, इसलिए क्योंकि दुर्ग से ही कम से कम 4 चेहरे जो हैं कांग्रेस के वो अलग अलग चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे थे। वहीं राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में थे। तो ये दोनों भी सीटें काफ़ी मायने रखती है और यहाँ भी चर्चा होगी। तो हालांकि ये बैठक रायपुर में रखी गई है, लेकिन दोनों ही लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जो वहाँ के बड़े नेता हैं, उनको रायपुर बुलाया गया है। यहाँ पर वो बैठकें होंगी और कुल मिलाकर ये देखने की बात है कि चौथी बैठक में क्या निकलता है। हालांकि जिस प्रकार से नाराज़गी पहली 3 बैठकों में हुई है, तो ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि इसमें भी वैसा ही कुछ निकल के आएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट जब AICC को सौंपती है तो वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या वर्तमान संगठन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी नगरीय निकाय चुनाव में, या फिर इसमें कुछ बदलाव किया जाता है। क्योंकि जो पहली बैठक के बाद सचिन पायलट से हमने बात की थी, जो अंदर से जानकारी भी निकली थी, उन्होंने सभी को कहा था कि आपसी मतभेद छोड़कर एकजुट होकर काम करना होगा, तभी आप सरकार बना सकते हैं, चाहे नगरीय निकाय की बात हो। क्योंकि 2018 में देखा गया था सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस को पर जीत मिली थी उस समय। तो ये संदेश है स्पष्ट कि आपको एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा, तभी आप सत्ता में रह सकते हैं, अन्यथा विपक्ष में ही भूमिका निभानी होगी। तो देखना होगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या निकाल के लेके जाती है और वो AICC को अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है और उसके बाद से क्या निर्देश वहां से मिलता है। बिल्कुल स्टार, 3 बैठकें हो चुकी हैं और आज चौथी बैठक होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि इन बैठकों का क्या निष्कर्ष निकलकर अब सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने के लिए सभी आय और व्यय के प्री ऑडिट के निर्देश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम ने पिछली सरकार के ऑडिट प्रक्रिया बंद करने से ऑडिट से बचे बीते 4 सालों की नस्तियों के पोस्ट ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने प्रदेश की सभी 184 नगरीय निकायों के साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ और राज्य शहरी विकास अभिकरण का भी ऑडिट कराने के लिए कहा है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर ऑडिट के लिए कार्य योजना भी अब तैयार की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सरकार ने भी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। वहीं इस पर तंज कसते हुए PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा को डर है कि अगर निकाय चुनाव सीधे हुए तो बीजेपी हार जाएगी और इसीलिए भाजपा निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली के साथ ही करवाने का विचार कर रही है। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा है कि चुनाव कैसे होगा इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस अभी से घबराई हुई है और इसीलिए उनके नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। देखिए, सरकार बुरी तरह से डर गई है कि अगर इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं तो सरकार भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। इसी के डर से वो डायरेक्ट महापौर का चुनाव करना चाह रही है। कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस पार्टी तैयार है और इसके लिए हम लोग तैयारियां शुरू कर ली है। तो निश्चित रूप से यह है कि कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जहां तक प्रणाली का प्रश्न है, इस पर बहुत जल्दी हम निर्णय करेंगे कि इस प्रणाली से नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों का चुनाव होगा। कांग्रेस फिर से डरी हुई है, घबराई हुई है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से कांग्रेस को हार मिली है, लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2200 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने चालान पेश करने जा रही है। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि आज सुबह 10 बजे इस मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और अन्य गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ रायपुर के विशेष न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा।
बताया ये भी जा रहा है कि चालान 10,000 पन्नों से भी ज्यादा का है और इस चालान में अरुणपति त्रिपाठी के अलावा रायपुर महापौर के बड़े भाई हैं अनवर ढेबर वो और रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल टुटेजा सहित अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। बता दें कि 21 जून 2024 को यूपी पुलिस की STF टीम ने अनवर ढेबर को रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। अनवर ढेबर की गिरफ्तारी शराब घोटाले से संबंधित एक FIR से जुड़ी हुई है। फिलहाल अनवर ढेबर यूपी के मेरठ के एक जेल में न्यायिक हिरासत में 1 जुलाई तक के लिए बंद है। आधिकारिक सूत्रों की अगर हम बात करें तो कारोबारी अनवर ढेबर और अन्य आरोपियों की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शराब घोटाले में प्रस्तुत किए जाने वाले पहले चालान में 1 जुलाई को संयोगवश अनवर ढेबर के न्यायिक हिरासत के खत्म होने की तारीख टकरा रही है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ढेबर मेरठ जेल से निकल भी जाए तो चालान पेश होने की सूरत में उसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाला मामले में अन्य गिरफ्तारियों के बाद अनुपूरक चालान भी पेश किया जाएगा। और इधर रायपुर में हत्या के केस में नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने कॉलेज छात्र की पटक कर हत्या की थी। ATM पिन नहीं बताने पर आरोपियों ने मारपीट की थी छात्र के साथ और इस दौरान छात्र को अस्पताल में भर्ती किया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने 2 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया था। काकेर निवासी मंगल मूरिया के रूप में मृतक की पहचान हुई थी। पुरानी बस्ती थाने इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इधर वाड्रफ नगर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। गुप्ता मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। तहसीलदार के साथ प्रशासनिक अमले ने यह पूरी कार्रवाई की है। मेडिकल स्टोर संचालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। IBC 24 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। मेडिकल स्टोर में सर्जरी की खबर सामने आई थी, जो कि आपको दिखाई थी। मेडिकल स्टोर में महिला की सर्जरी कर दी गई थी। ये महिला मेडिकल स्टोर में दवा लेने गई थी, पाइल्स की दवा लेने गई थी, लेकिन यहां पर मेडिकल स्टोर संचालक जो है उसने महिला की सर्जरी कर दी। उसके बाद महिला की हालत गंभीर हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी और इसके बाद इस मामले में एक्शन लिया गया। यह खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। IBC 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है और इसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया। यह खबर हमने कल आपको प्रमुखता से दिखाई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ गए। देवेश, IBC 24 ने यह खबर को प्रमुखता से दिखाया था और यही वजह है कि इस मामले में कड़ा एक्शन लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये वाड्रफ नगर विकास खंड के पंटरी गांव का मामला है। यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर संचालक ने महिला का पाइल्स का सर्जरी किया हुआ था, जिस खबर को IBC 24 ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। फिलहाल मेडिकल स्टोर संचालक फरार है, पुलिस पतासाजी में जुटी हुई है। जैसे ही मेडिकल स्टोर संचालक पकड़ में आएगा उसके ऊपर अन्य सख्त कार्रवाइयां करने की बात कही जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर वाड्रफ नगर से है। यहां पर तीर से जानलेवा हमला किया गया। पिता ने बेटे पर तीर धनुष से जानलेवा हमला किया। बेटे के सीने में तीर मारा गया। बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल रेफर कर दिया गया युवक को। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बलंगी पुलिस चौकी क्षेत्र के गुड़रू गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। आपसी विवाद था और इसी की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। प्राथमिक इलाज के बाद जो बेटा है उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बलंगी पुलिस चौकी क्षेत्र के गुरुड़ू गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि आरोपी अभी फरार है, पुलिस उसकी पतासाजी में जुटी हुई है। और अब खबर धमतरी से है। जिले की ग्राम पंचायत भरता में अतिक्रमण हटाने के दौरान गांव की महिला सरपंच पर हमला करने का मामला सामने आया। हमला करने की आरोपी और कोई नहीं, वहां की एक महिला पंच ही है।
मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम भरता में शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान ये पूरा मामला सामने आया। उस दौरान तहसीलदार और पुलिस बल घटना स्थल पर मौजूद थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारी महिला पंच ने सरपंच के ऊपर हमला कर दिया और इस मामले पर सरपंच ने पुलिस प्रशासन से शिकायत कर पंच के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस हमला करने वाली पंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और 2-3 अतिक्रमण अच्छा शांत स्वभाव से मतलब निपट गए। ओकर बाद फिर से जो ग्राम पंचायत के पंच है ओकर अतिक्रमण हटाल गए हैं, तो अचानक आके वो जो पंच है वो ग्राम पंचायत के वो आके मोर गला ला मसक दी और चोट भी आहे। हाँ, गाली गलौज भी करे, उपजाति लेके गाली गलौज करे है। इसमें जो प्रार्थियां हैं गेंदा ध्रुव जो वहाँ की सरपंच हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की कि शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया था, जो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की उपस्थिति के दौरान उनके साथ कुछ झूमा झटकी और बदतमीजी की गई और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। तो इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए हमने आईपीसी की धारा 186, 294, 323, 506 और 34 के तहत हमने एफआईआर दर्ज की है। कोरबा शहर में एक सड़क सालों से मरम्मत के इंतजार में है। सड़क से गुजरना लोगों के लिए दूभर होता जा रहा है। दरअसल कोसाबाड़ी से मंगलमय विहार कॉलोनी तक के लिए कुछ समय पहले सड़क निर्माण कराया गया था, लेकिन इसी बीच सड़क निर्माण की भूमि को विवादित बताकर काम को रोक दिया गया। और इसी कॉलोनी से लगा हुआ एक निजी अस्पताल और ब्लड बैंक है, जहां हर रोज सैकड़ों मरीज और उनके परिजन परेशानियों के बीच पहुंचते हैं। अस्पताल संचालकों की माने तो मरीजों को ध्यान में रखकर सड़क का अस्थायी निर्माण कई बार निजी मद से किया गया, लेकिन एक समय के बाद सड़क वापस से खराब हो जाती है। परेशानी ये भी है कि सार्वजनिक सड़क पर पक्का निर्माण निजी रूप से नहीं कराया जा सकता है, लिहाजा स्थानीय लोग निगम को पत्राचार कर रहे हैं। वहीं इस मामले में निगम आयुक्त की माने तो राजस्व विभाग में सीमांकन लंबित है, जिसके बाद ही सड़क निर्माण हो पाएगा। हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हर साल जितना हो सकता है हम अपना कंट्रीब्यूट करके साथ में कभी हम कभी कृष्णा हॉस्पिटल कभी दोनों मिल के ये रोड बनाते रहते हैं। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। हर मरीज आके यही कहता है कि सर रोड को बनवाइए प्लीज, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, बहुत उबड़ खाबड़ है। यहाँ पे एनकेएच और कृष्णा हॉस्पिटल दो बड़े अस्पताल है। इस जो सड़क है जो हर साल बरसात टाइम पे इतना जर्जर हो जाता है, ये पूरा नरक एरिया है। पूरा टेंडर हुआ तब उस समय एक शिकायत हुई थी रिगार्ड और जमीन का विवाद हो गया था। तो जमीन संबंधी विवाद था, इसलिए हमारे द्वारा राजस्व विभाग को लिखा गया था और राजस्व विभाग से अभी जैसा ही प्रतिवेदन आएगा उसी प्रकार से हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। खबर बैकुंठपुर से है। यहाँ जिला अस्पताल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में यहाँ मरीज से इलाज के लिए पैसे मांगने के कारण यह अस्पताल सुर्खियों में आया था। मामले में अस्पताल अधीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के इलाके में प्रशासनिक अधिकारियों को भी अस्पताल में लगाए जाने के बाद जिला अस्पताल की जो अव्यवस्था है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही, जिस पर कांग्रेस भी अब सवाल खड़े कर रही है। तो बैकुंठपुर के जिला अस्पताल का ये मामला है। ड्यूटी लगाने के बाद भी अस्पताल के जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। यहाँ नए कानून के तहत देश की पहली एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। कवर्धा जिले के रेंगाखार थाने में पहली एफआईआर, पहला मामला दर्ज हुआ है। 1 जुलाई यानी कि आज से नए कानून लागू हो गए हैं और इस नए कानून के तहत पहली एफआईआर कवर्धा में दर्ज की गई है। युवक से मारपीट करने वाले आरोपी पर एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस मामले की पुष्टि की है। तो 1 जुलाई के तहत जो नए कानून हैं उनमें बदलाव किया गया। नए कानून जो है वो लागू हो गए हैं और देश की पहली एफआईआर इसके तहत कवर्धा में दर्ज की गई है। जिले के रेंगाखार थाने में ये पहला मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक से मारपीट का ये पूरा मामला है और आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रैक्टर की कागजात को लेकर मारपीट की गई थी। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस मामले की पुष्टि भी कर दी है। कवर्धा से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिले के रेंगाखार थाने में पहला मामला दर्ज किया गया है। तो
1 जुलाई से जो नए कानून हैं वो लागू हो गए हैं और इसी के तहत देश का पहला मामला कवर्धा में दर्ज किया गया है। यानी कि इस मामले के तहत पहला जो नए कानून लागू हो गए उसके तहत देश का पहली जो FIR है वो कवर्धा में दर्ज की गई है।